हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। तो बच्चों, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी टाइम से मैं आपके लिए डिज़ाइन कर रहा था। इस सीरीज में आप देखेंगे हम चैप्टर वाइज, जिसका हमने पिछली बार वन शॉट बनाया है। हमने इससे पहले ग्रेविटी का वन शॉट बनाया है नीट के बच्चों के लिए। ये जो वीडियो है ये सबके लिए है, नीट, जेई या बोर्ड, सब पेपरों में आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, उन क्वेश्चनों का नेचर है आपका स्टेटमेंट बेस। तो स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन के आसपास होंगे ये, जिसमें हम 25 स्टेटमेंट बेस, एजर्सन रीजन और मैचिंग टाइप करेंगे। और पहला क्वेश्चन देखो क्या है। फॉर ए प्लैनेट इफ द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्लैनेट टू इट्स रेडियस इंक्रीज तो एस्केप वेलोसिटी आल्सो इंक्रीज। देखिए, अगर m/r हमारा इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, तो पहला वाला सही है। दूसरा कह रहा है एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट। ठीक है, जो एस्केप वेलोसिटी है वो हमारा क्या होगा, करेंगी वो रेडियस के इंडिपेंडेंट है, जो कि गलत है। आप क्लियरली डायग्राम में देख सकते हो, एस्केप वेलोसिटी जो है हमारा वो रेडियस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो गया, दूसरा हमारा गलत हो गया। ठीक है, ये रेफरेंस बॉडी की बात कर रहा है, ये बात ध्यान रखना। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है। डी नहीं, पहला करेक्ट, दूसरा सॉरी डी नहीं है, बी वाला करेक्ट है। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, चलिए देखो, इस क्वेश्चन में आप एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो हमारी एस्केप वेलोसिटी है, मैं इस क्वेश्चन का आपको थोड़ा सा, क्योंकि थ्योरी वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा मैं आपको इसका एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा। जो हमारी एस्केप वेलोसिटी है, वो हमारी क्या है, एक मिनिमम वेलोसिटी है, जिससे आप किसी भी पार्टिकल को दोगे और वो आपका ग्रेविटेशनल पुल को क्या कर दे छोड़ के चले जाए, या उसमें इफेक्ट न रहे ग्रेविटेशनल फील्ड का। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है किसी भी प्लेनेट के लिए, मतलब जो रेफरेंस बॉडी है उसका मास और उसका रेडियस। जिस सैटेलाइट को आप फेंकोगे, जिस सैटेलाइट को भेजोगे, उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ये मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ रेडियस है। हम अर्थ से फेंकेंगे तो अर्थ का लगेगा, मून से फेंकेंगे तो मून का लगेगा। इसको आप जी के टर्म में अगर डिफाइन करें तो फॉर्मूला हमारा हो जाता है जी के टर्म में 2gr। ठीक है, और भी अगर इसका कोई रिलेशन बताऊं आपको तो √2 टाइम v ऑर्बिटल भी इसका रिलेशन है। ठीक है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, मास और रेडियस पे। ठीक है, अगर यहां पर डेंसिटी की बात होती तो अगर इसमें आप डेंसिटी रख दें, डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम से रखें, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है 8 पाई, आप वैल्यू रख सकते हैं 0। अगर आपको ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है तो आप हमारा वन शॉट जरूर देखें, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है। तो अगर डेंसिटी की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो डेंसिटी से जो एस्केप वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी हो जाएगी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो जाएगी। समझ रहे हैं, अगर डेंसिटी की बात हुई। क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट बात आपकी क्या है, आपको जो दिमाग में रखनी है, जिस भी सैटेलाइट को आप भेजोगे उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा, इवन प्रोजेक्शन एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड किस पे करेगा, एस्केप वेलोसिटी पे। चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है रोटेशन ऑफ अर्थ शो इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ जी। बिल्कुल बच्चों, शेप दिखाता है, हाइट दिखाती है, डेप्थ दिखाता है, रोटेशन भी दिखाता है। क्लियर है। अच्छा, और अगर आपसे पूछ दिया जाए कभी रोटेशन का इफेक्ट क्या होता है, तो अगर किसी भी लैटिट्यूड थीटा पे आप रोटेशन कर रहे हैं तो g माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होगा, आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज मिनिमम। देखो, जो इक्वेटर है बच्चों, इक्वेटर पे जो हमारा लैटिट्यूड है, जो हमारा रोटेशन का एंगल है वो 0 होता है, और पोल पे वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ पे 0 रखोगे तो जी इक्वेटर की जो वैल्यू आएगी, cos 0 कितना हो जाएगा, cos 0 आपका 1 हो जाएगा, तो g माइनस ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगी। और थीटा अगर 90 रखें तो जी पोल की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो कह रहे हैं कि कहाँ पर मिनिमम होगा, आप देख ही सकते हैं इस एक्सप्रेशन से। तो हमारा इक्वेटर पे जो इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और इस पे हमारा कम होगा, पोल पे कम होगा। तो यहाँ से आप देखें, अगर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, पोल पे क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम है, पोल पे हो क्या रहा है, मिनिमम। तो ये तो गलत है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, एक रिलेशन आप यहाँ से भी याद रखें, जी इक्वेटर इक्वल टू
जी पोल माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये भी एक आपका रिलेशन होता है, इसको आप ध्यान से कर लेना। थर्ड क्वेश्चन है, इफ E इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड अर्थ देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी E/2। ठीक हो गया। आगे कह रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको तीनों एनर्जी आनी चाहिए। तो तीनों एनर्जी क्या होंगी देखिए, जब भी हमारा सैटेलाइट मूव करेगा या आप कोई भी प्लेनेट मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में एक रिलेशन है बच्चों। वो क्या है देखो, इसका मॉड का बाई 2 और ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। जहां पर काइनेटिक एनर्जी की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है जी मास ऑफ रेफरेंस बॉडी, मान लो अर्थ है, मास ऑफ सैटेलाइट ओवर और टोटल डिस्टेंस 2r। ठीक है, r जो है हमारा, r यहाँ पर है सेंटर, और सेंटर जब सरफेस से बाहर की डिस्टेंस। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव, और टोटल एनर्जी जो होती है बच्चों वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, तभी हमने मॉड लगा रखा है। ठीक है, तो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब जी एम मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट ओवर 2r। और वहीं पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ठीक है, वहीं पर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -2 टाइम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -2 टाइम पोटेंशियल एनर्जी ये आ जाएगी आपकी -GM मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट ओवर r। अब आप यहां ध्यान से देखिए, ये तो रिलेशन हो गए। यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, अगर आप r को बढ़ाएंगे तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी घटेगी, लेकिन अगर आप यहां r बढ़ाते हैं तो बच्चों माइनस साइन है, घटनी चाहिए थी, लेकिन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर आप यहां पर r को बढ़ाएंगे तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी। अब चलते हैं ऑप्शन में। कह रहे हैं कि टोटल एनर्जी E है तो पोटेंशियल एनर्जी E/2 होगी। ठीक है, तो भैया पहला तो गलत है। आगे कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी अगर सैटेलाइट की रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल, ये भी गलत है। काइनेटिक एनर्जी अभी तो बताया था मैंने आपको, माइनस ऑफ क्या होगा काइनेटिक एनर्जी होगा माइनस ऑफ E, जो टोटल एनर्जी है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम होगी, और वो दोनों गलत कह रहे हैं। तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 4 कह रहे हैं कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। पहला कह रहे हैं, जो पहला ऑप्शन है इसमें वो कह रहे हैं स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन अ गिवन सर्कुलर ऑर्बिट रिमेन कांस्टेंट। बिल्कुल सही है बच्चों, सैटेलाइट की जो स्पीड है किसी भी ऑर्बिट में वो सेम होगी। फॉर अ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। बिल्कुल सही है, एनर्जी तो कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी सेम रहेगी। द लीनियर स्पीड ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड सन रिमेन कांस्टेंट। बच्चों लीनियर स्पीड चेंज रहती है। आपने देखा होगा जब हम केप्लर का सेकंड लॉ कर रहे थे, वन शॉट में मैंने अच्छे से ये भी बताया है, तो उसी चैप्टर का मैं थ्योरी दे रहा हूँ जिसका मैं वन शॉट कर रहा हूँ। चाहे आप जे एस्पिरेंट है, नीट एस्पिरेंट है, देख सकते हैं उसको, वहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो आपने देखा होगा अगर यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर v2 है, तो पेरीहिलन और एपीहिलन का, ये पेरीहिलन हो गया vp और ये एपीहिलन हो गया। आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्पीड और इसका क्या रिलेशन है। तो जो हमारी लीनियर स्पीड है वो हमारी कांस्टेंट नहीं रहती है। आगे क्या करें, व्हेन अ बॉडी फॉल्स टुवर्ड एट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल इज बी नेग्लिजिबल। ठीक है, ये तो सी ऑप्शन इसका क्या है, गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन 5 कहते हैं आपसे कि जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, कह रहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस ऑन अर्थ। जो हमारा जी है वो डिफरेंट है डिफरेंट प्लेस में, बिल्कुल सही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज एज वी गो, बिल्कुल गलत बच्चों। चाहे हम हाइट इंक्रीज करें चाहे डिक्रीज करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, वो घटेगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट। आगे कह रहे हैं एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ एलिप्टिकल ऑर्बिट, जो कि हमारा केप्लर का फर्स्ट ऑर्बिट है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD। कह रहे हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन। जो हमारा फोर्स है वो हमारा
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, आपको ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है तो बिल्कुल सही है। फोर्स एक्टिंग प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ प्लैनेट एंड सन, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लैनेट इनवर्सली, बच्चों ये तो गलत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो फोर्स लगेगा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स m1 m2 बाई आर स्क्वायर इसके प्रोपोर्शनल होता है, तो ये इनवर्सली कह रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लैनेट, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लैनेट डायरेक्टली अवे, बच्चों डायरेक्टली अवे कह रहा है, टूवर्ड्स होना चाहिए, ये भी गलत है। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, बिल्कुल सही है, केपलर का थर्ड लॉ, ए एंड डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो डी वाला स्टेटमेंट है केपलर का थर्ड लॉ है, जिसमें आपने पढ़ा है जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो आपके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज एज यू गो अप और डाउन। देखो ना कई बार आ गया, तो आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें आपकी सही होती हैं उतनी बार, तो ये बिल्कुल सही है। ऊपर को जाओ नीचे को जाओ, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा ही घटेगा। अगर मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, अभी इसका मैं एक मैप बना दूंगा आपके लिए। आगे करें स्टेटमेंट 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम एट अ हाइट एच डेप्थ, बिल्कुल गलत है बच्चों ये भी, ठीक है। क्या है अभी हम देखेंगे इसको, तो इसका सी ऑप्शन हो गया। इसको करने से पहले हम क्या करते हैं, एक हम स्टेटमेंट एक हम मैप बना लेते हैं, ठीक है। और मैप क्या है इसको हम देखते हैं। देखो बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड में जो हमारा अर्थ ग्रेविटी से हमको पुल करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड में जो हम पुल करते हैं कोई भी बॉडी पे जो फोर्स है वो हम ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं। तो जब फोर्स होगा तो वहाँ पे एक्सेलरेशन भी होगा, और एक्सेलरेशन होगा तो हम उसको कैसे वेरी करते हैं वो डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने एक्सेलरेशन, मान लीजिए ये आपका एक अर्थ का सरफेस है और ये आर उसकी रेडियस है, ठीक है। और इस आर रेडियस से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से एच हाइट बाहर जा रहे हैं, मान लो यहाँ चले गए, तो ये अर्थ का सरफेस है जहाँ पर जी की वैल्यू मैक्सिमम है 9.8 और यहाँ पर जी एच है। तो अगर इस रिलेशन को आप दो बार लगाते हैं तो आप यहाँ से एक रिजल्ट पाते हैं, जी एच ओवर जी इक्वल टू 1/1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। ये डिटेल में मैंने आप बार बार कह रहा हूँ, वन शॉट में है, तो एक बार आप उसमें जाएंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये जी एच है, वहीं अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे। अगर इसमें अप्रॉक्सीमेशन क्या लगाएंगे कि जो हाइट है बहुत कम है अगर रेडियस से, तो हमारा रिलेशन आ जाता है 1 माइनस 2h बाई आर। वहीं ये सरफेस हमारा जी है और यहाँ पर वैल्यू जी है सरफेस पे, और आप डी डेप्थ नीचे आ जाते हैं, मान लो यहाँ पे आ गए, ये डी डेप्थ है तो यहाँ पर जी डी है, तो इसका रिलेशन आपने डेरिवेशन किया होगा कई बार, तो जी की वैल्यू जो आती है 1 माइनस डी बाई आर आती है। तो चाहे आप ऊपर को जा रहे हैं चाहे नीचे को जा रहे हैं, डिस्टेंस आपके डिस्टेंस कम ज़्यादा जो भी है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा, ठीक है। अगर आप जी एच और जी डी को इक्वेट करते हैं तो बच्चों एक कंडीशन याद कर लेना आप अभी से, कि जो हमारा अगर आप अर्थ के सरफेस से एच हाइट ऊपर चले गए और डी डेप्थ नीचे चले गए, तो ये एक कंडीशन है कि अगर आप 2 गुनी हाइट ऊपर गए और डी डेप्थ नीचे गए तो वहाँ पर जी एच और जी डी बराबर होंगे। इससे बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इसको आप एक बार तैयार कर लेना। स्टेटमेंट आपका 8, क्वेश्चन 8 है द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल होल्ड गुड फॉर एनी पेयर ऑफ बॉडी इन यूनिवर्स, बिल्कुल सही है। यूनिवर्सल लॉ इसीलिए कहते हैं, हर जगह लग जाता है। द वेट ऑफ एनी पर्सन बिकम 0 व्हेन द पर्सन इज एट सेंटर। देखो सेंटर पे अगर अर्थ की हमारी यूनिफॉर्म डेंसिटी है, कोई बात नहीं करिए इन्होंने डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म हम एज्यूम करेंगे, तो वहां पर जी 0 सेंटर पे, तो हमारा वेट भी 0, क्योंकि वेट होता है mg और g ही 0 हो जाएगा तो भैया सब कुछ 0, तो भैया ए ऑप्शन इसका करेक्ट। 9th क्वेश्चन है इनसाइड यूनिफॉर्म स्पेरिकल सेल, एक स्पेरिकल सेल है आपके पास, यूनिफॉर्म स्पेरिकल सेल, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही है पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पहला कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0, ठीक है, तो बिल्कुल सही है बच्चों, किसी भी यूनिफॉर्म स्पेरिकल सेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होता है, ये सेल थ्योरम कहती है। दूसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज 0, ये बिल्कुल गलत है, ये जरूरी नहीं है फील्ड 0 है तो पोटेंशियल भी 0, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। द ग्रेविटेशनल फील्ड इज सेम एवरीवेयर, सेम एवरीवेयर
ये इसका मतलब ये हो गया, अगर आप उसमें फील्ड निकालेंगे इनसाइड, जीरो है तो सेम एवरीवेयर ही हो गया, वो भी सी हो गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो सेम एवरीवेयर क्योंकि कांस्टेंट है, तो डी बी ऑप्शन गलत है, तो ए सी डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो 9th का ए ऑप्शन। 10th भैया, 10th क्या कह रहे हैं, अ प्लैनेट रिवॉल्व इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रिवोल्यूशन, उसकी हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी है, या भी हमने बात करी थी इसकी नहीं होगी। हैज अ लीस्ट वेलोसिटी व्हेन इज नियरेस्ट टू सन, अगर ये सन के नियरेस्ट होगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ये आपका ये भी गलत है। आगे कह रहे हैं इट्स एरियल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो भैया एरियल वेलोसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी नहीं होगी। एरियल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी, ये भी गलत है। टू फॉलो ट्रेजेक्ट्री सच दैट एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, आपने पढ़ा होगा केप्लर का सेकंड लॉ कि ऐसा एक ट्रेजेक्ट्री में रहेगा जहां पर एरियल वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट रहेगी, तो ई ओनली होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन 11 कह रहे हैं इफ सन एंड प्लैनेट कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्ज, अगर दोनों में बहुत ज़्यादा आपका अपोजिट चार्ज है तो क्या होगा, कौन से लॉ लगेंगे कौन सा नहीं लगेगा। तो बच्चों हमारा ये जो तीनों लॉ हैं, ये हमारा केप्लर्स और तीनों लॉ हैं, ये सब लगेंगे यहाँ पे, ऐसा इसमें चार्ज की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मास का है यहाँ पर कंडीशन। तो ऑल 3 केप्लर्स लॉ वैलिड, पहला हो सकता है, दूसरा ओनली वाला कट जाएगा, ये हो सकता है, और डी हो सकता है, तो ए सी डी ऑप्शन 1 हो गया। 12 क्वेश्चन कह रहे हैं इफ द मास ऑफ सन वेयर 10 टाइम, अगर मास को आप 10 टाइम कर दें और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को आप 10 टाइम लार्जर कर दें तो क्या होगा। तो बच्चों इसको आप कमेंट करके बताएंगे, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है अगर आप जो मास है सन का उसको 10 टाइम स्मॉलर कर दें, मतलब पहले अगर ms था तो उसको 10 कर दें, और g जो है उसको 10 टाइम बड़ा कर दें, तो अब क्या होगा। तो आप इसको कमेंट करना, क्वेश्चन 12 का ये, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है इफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल इंस्टेड ऑफ बीइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ बिकम एन इनवर्स क्यूब लॉ, कह रहे हैं कि अगर जो हमारा ग्रेविटेशनल लॉ है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने के बजाय इनवर्स क्यूब लॉ बन जाए तो क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला कह रहे हैं कि प्लैनेट विल हैव इलिप्टिकल ऑर्बिट, दूसरा कह रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज पॉसिबल, और ऐसी 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। तो बच्चों पहले तो आप इसको बनाइए, देखो जब भी आपको ऐसा दिया रहेगा कि ये क्यूब फॉलो करेगा 3 फॉलो करेगा, देखो तो ग्रेविटेशनल लॉ का फॉर्म क्या हो जाएगा, अगर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ हो जाएगा तो मास m1 m2 ओवर कितना हो जाएगा r³ हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिए, जब भी हमारा ग्रेविटेशनल लॉ है कोई भी प्लैनेट घूम रहा है तो ये जो फोर्स है आपका ये किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल के बराबर। मान लो मास उसका सैटेलाइट या प्लैनेट का m2 है तो mv²/r हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप v निकालेंगे तो v कितना आ जाएगा, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें, gm/r² आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा v किस पे डिपेंड करेगा, 1/r पे डिपेंड करेगा। तो जब v 1/r पे डिपेंड करेगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2πr/v, और v का अगर आप डिपेंडेंसी रखें 1/r तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा भैया, टाइम पीरियड डिपेंड करेगा r² पे, या आप इसको स्क्वायर कर लो दोनों साइड, तो t² डिपेंड करेगा r4 पे। अगर ये आप रखें, ये r है, इस r को यहाँ रख दें अगर, तो ये ऊपर पहुँच जाएंगे, और इसका स्क्वायर यहाँ r² आएगा, तो ये टाइम का स्क्वायर जो होगा, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पूछा है, r4 पे डिपेंड करेगा। तो आपने करना क्या है, पहली कंडीशन तो ये है, यहाँ से वेलोसिटी का रिलेशन निकाल के टाइम पीरियड आपका इजीली निकल जाएगा। हो सकता है आपके पेपर में एक ही पार्ट पूछा जाए, अगर टाइम पीरियड ये होगा तो यहाँ से आप जी भी निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है क्या कह रहे हैं, प्लैनेट विल नॉट हैव इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन बच्चों सही है, ठीक है। इलिप्टिकल ऑर्बिट तभी होंगी जब ये 1/r को फॉलो करेगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर देखिए, क्योंकि ना ये इसलिए हो रहा है, यहाँ पर टाइम पीरियड इसके r² के प्रोपोर्शनल हो गया, समझ रहे हैं। तो r² में इलिप्टिकल नहीं होता। और सेकंड ऑप्शन कह रहा है
सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ इज नॉट पॉसिबल, ये हो सकता है बच्चों, ठीक है, ये हो सकता है, इज नॉट पॉसिबल कह रहा है, तो ये भी गलत हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ ए स्टोन थ्रोन बाय हैंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी अप्रोक्सीमेटली पैराबोलिक। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे आप तो कह रहा वो पैराबोलिक हो जाएगा, ये सही है। क्यों है? क्योंकि आप यहाँ से v से रिलेशन निकाल सकते हैं। देयर विल बी नो ग्रेविटेशनल फोर्स इनसाइड अ स्पेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, ठीक है, इसका तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो ए और सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 14 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद इंक्रीज लैटिट्यूड, ठीक है, कह रहे हैं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज होता है अगर आप इंक्रीज कर दें लैटिट्यूड में, ठीक। दूसरा कह रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज विद इंक्रीज डेप्थ, तो ये भी आप समझ ही रहे हैं क्या होगा। आगे कह रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज विद इंक्रीज लैटिट्यूड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको हम देखें। अगर देखो इसका पहला वाला जो ए है वो सही है, हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैं आपको कई बार कह दिया अगर हाइट इंक्रीज करोगे, डेप्थ इंक्रीज करोगे और इवन आप लैटिट्यूड इंक्रीज करोगे, जी हमेशा घटता है, ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा ऑप्शन देखो ये कह रहा है, ये तो गलती हो गया, सी कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, सी ऑप्शन ये कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, ये भी सही है। डी ऑप्शन क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ, ये भी ठीक है, तो इसके ए सी डी सही है, ठीक है भैया। तो जब आप फाई इंक्रीज करेंगे तो जी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। एक मिनट में जैसे चेक करने दीजिए, क्या पता ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने गलत टाइप कर दिया हो। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका चाहे जेई में बैठो आप, चाहे नीट में बैठो, ये हर जगह पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, तो आपका ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है भैया। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो भैया हम जेई नीट और इवन बहुत शॉर्ट वीडियो इनफाइनाइट सीरीज भी बनाते हैं, अगर आप पहली बार आए हैं तो उनको देखें, कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें, और आपका जो भी डाउट है बच्चों आप डाउट हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। तो इसमें आप देखिएगा ये जो है ना हमारा ये वाला जो है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये मैं ये कह रहा हूँ आपसे इस क्वेश्चन में, ये जो थीटा है ना, थीटा, ये अगर आप इंक्रीज करेंगे तो जी हमारा इंक्रीज होता है, मतलब रोटेशन की वजह से जी हमारा इंक्रीज होता है, बाकी इन दोनों की वजह से घटता है। अब देखो यहाँ पर ना लैटिट्यूड लिखा है, लैटिट्यूड मीन्स क्या होता है पता होगा आपको, हाइट होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, ये अलग अलग दोनों, ठीक है, ये लैटिट्यूड है, ये नीचे वाला ये अल्टीट्यूड है, ठीक। तो लैटिट्यूड मीन्स क्या हो जाएगा, रोटेशन, और एल्टीट्यूड मीन्स हो जाएगा हाइट, तो हाइट की वजह से क्या होगा, डिक्रीज होता है, समझ रहे हैं ना। तो उन्होंने कंफ्यूजन करने के लिए आपको दिया है लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड, ठीक। ड्यू टू हाइट दिखता है आप समझ जाते। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच बढ़ाओगे घटेगा, डी बढ़ाओगे घटेगा, लेकिन थीटा अगर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। चलो 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन नहीं, रॉन्ग ऑप्शन चूज करो, और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको चूज करना है कि रॉन्ग ऑप्शन क्या है। कह रहे हैं कि इनर्शियल मास इज मेजर, देखो बच्चों दो तरह के मास होंगे आपके, आपने देखा होगा ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल मास, इसमें कह रहे हैं कि गलत ऑप्शन चूज करो, कह रहे हैं इनर्शियल mass is measure of difficulty of accelerating body by external force where gravitational mass is relevant to determine the gravitational force। ये बिल्कुल सही है, ये हमारा एक्सेलरेशन किसी एक्सटर्नल से निकालता है, ये ग्रेविटेशनल में ग्रेविटी आ जाएगा। दूसरा कह रहे हैं ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास आर इक्वल इज एन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ये भी सही है। आगे करें दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज सेम फॉर ऑल बॉडी ड्यू टू इक्वलिटी ऑफ ग्रेविटेशनल मास, ये भी सही है, तो डी गलत होगा इसका मतलब। ग्रेविटेशनल मास ऑफ ए पार्टिकल लाइक प्रोटॉन कैन डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग हैवी ऑब्जेक्ट बट इनर्शियल मास कैन नॉट। तो बच्चों जो ग्रेविटेशनल मास है प्रोटॉन का वो इक्विवेलेंट होता है इनर्शियल मास के, तो ये इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो ये गलत है, यहाँ पर नॉट डिपेंड होता तो ये भी सही हो जाता, तो डी ऑप्शन इसका
सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, और ये अच्छे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 16 है। आपने कई बार एनसीईआरटी में देखा होगा। देखो डेप्थ में क्वेश्चन बनेंगे आप देखेंगे। नीट का सिलेबस तो रिड्यूस हुआ है, आज जेई का जो सिलेबस आया है वो इंक्रीज हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, सिलेबस कम नहीं हुआ है जेई का, इंक्रीज हुआ है। मैं जल्दी उस पर एक क्विक वीडियो देने वाला हूँ आपको। इसमें कह रहे हैं अगर V और E डिनोट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फील्ड एट अ पॉइंट इट इज पॉसिबल टू हैव। तो बच्चों इसमें जो ऑप्शन है, देखो कौन सा ऑप्शन सही है। मैंने ABCD ऐसे करके नहीं डाला। तो बच्चों हो सकता है अगर V 0 है तो E भी 0 हो सकता है, V 0 है तो E 0 नहीं भी हो सकता है। तो इसमें सारे ऑप्शन इसके सही हैं, ये बात आप ध्यान रखना। ये हमारे अगर V और E डिनोट कर रहे हैं पोटेंशियल और ये, तो इसमें या तो दोनों नॉन जीरो हो सकते हैं, या V 0 हो सकता है, E नहीं हो सकता। एक रिलेशन भी है इनके बीच में, E ग्रेविटेशनल फील्ड है इक्वल टू dV/dr। यहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखो अगर ये नॉन जीरो हुआ, अगर यहाँ पर V नॉन जीरो हुआ तो E भी नॉन जीरो हो जाएगा। क्लियर। अगर देखो यहाँ पे क्या लिखा है V नॉन जीरो, अगर V कांस्टेंट हुआ तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो ये भी बन जाएगा। अगर V ही जीरो हो जाएगा, सपोज V जीरो हो जाएगा तो E हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर ये जीरो हो गया तो दोनों जीरो हो जाएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन करें इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्पेरिकल वेल। तो स्पेरिकल वेल के अंदर क्या होता है, तो अभी भी हमने इसमें बात करी थी। स्पेरिकल सेल के अंदर सेल थ्योरम ने कहा है फील्ड जीरो होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और भैया ग्रेविटेशनल फील्ड सेम होगा। एक ही अभी भी हमने एक क्वेश्चन किया था। 18 क्वेश्चन कह रहे हैं कि और यूनिफॉर्म स्पेरिकल सेल ग्रेजुअली श्रिंक कर रहा है, मेंटेनिंग इट्स शेप द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर। तो भैया देखो अगर वो श्रिंक कर रहा है, हमारा कोई भी स्पेरिकल सेल है वो हमारा ग्रेजुअली श्रिंक कर रहा है, मतलब उसकी रेडियस घट रही है, तो पोटेंशियल क्या होगा, हमारा पोटेंशियल भी घटेगा, डिक्रीज होगा। कैसे, आपको रिलेशन बता दूं, V इक्वल टू GM/R होता है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि अगर रेडियस डिक्रीज होगा तो G, जो रेडियस अगर हमारा डिक्रीज होगा तो हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है GM/R की वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर इंक्रीज होगी तो आप ये कह सकते हैं, अच्छा ये ना हमारा डिक्रीज है, अगर रेडियस डिक्रीज होगा तो हमारी इस पूरे की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन इसके आगे क्या लग गया है, माइनस। तो माइनस की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। ये माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन, कंसिडर्ड अ प्लैनेट मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, कह रहे हैं द वर्क डन ऑन प्लैनेट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, बी और सी, 0 in 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन या सम पार्ट ऑफ ऑर्बिट। देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, समझ रहे हैं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, उस पार्ट के लिए 0 हो जाएगा, जिस पार्ट के लिए परपेंडिकुलर बनेगा उस पार्ट के लिए 0 हो जाएगा। और इलिप्टिकल ऑर्बिट में आप देखेंगे कुछ पॉइंट ऐसे होंगे, जैसे एक्सट्रीम, मेजर एक्सिस का एक्सट्रीम है, वहां पर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है, डी ट्रू नहीं होगा, समझ रहे हैं। और किसी अदर पॉइंट जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है वहां पर फोर्स 0 नहीं होगा। जैसे आप देखें इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो यहाँ पर फोर्स ऐसे लग रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। और कंप्लीट रिवॉल्यूशन में समझ रहे होंगे, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे 0 नहीं होगा क्योंकि फोर्स ऐसे हो जाएगा। क्लियर है ना, सम पार्ट में 0 हो जाएगा। और दूसरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0 तो हमारा वर्क डन भी 0 हो जाएगा। 20 भैया 20 क्वेश्चन कह रहे हैं, 2 सैटेलाइट हैं A और B, और ये क्वेश्चन शायद कहीं आ गया था, मुझे पता नहीं कहाँ आया है, आ गया है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये मैंने कहाँ से लिए हैं, बहुत सोर्स बहुत ज़्यादा मैंने इधर, मतलब ये कह सकते हैं कि मैंने इनको वहाँ से लिए हैं, बहुत किताबों से लिए हैं अलग अलग, जिससे आपका क्या होगा कि कंसेप्ट क्लियर होगा, एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। हो सकता है इन्हीं से आ जाए, समझ रहे हैं। तो इसमें आप जितने प्रैक्टिस करोगे इनके आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बार बार कह रहा हूँ, अपना डाउट लेके एग्ज़ाम में मत जाना, सारे डाउट यहीं पर क्लियर कर लो। तो अगला क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सैटेलाइट हैं A और B। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, शायद किसी ने कर भी लिया है।
कह रहे हैं सेम ऑर्बिट में घूम रहे हैं लेकिन मास में उनका डिफरेंस है, जो बी का मास है वो ट्वाइस ऑफ ए है। तो कह रहा है स्पीड इक्वल होगा, तो अभी भी हमने बात करी थी स्पीड उनकी सेम होगी, लेकिन लीनियर स्पीड की बात हमने नहीं की है, स्पीड सेम होगी, ठीक है। क्योंकि जो वेलोसिटी आपका वो क्या होती है, रूट जी एम बाई आर, ठीक है। तो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो जाएगी, मास हो जाएगी। आप कहेंगे सर इसमें मास तो आ ही रहा है, अरे भैया ये मास रेफरेंस बॉडी का है, अर्थ का है, तो मास पे डिपेंड ही नहीं करेगी, ठीक है। बाकी पोटेंशियल, काइनेटिक और टोटल, इनमें दोनों मास आते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, इसमें हमारे सैटेलाइट और रेफरेंस बॉडी दोनों का मास आता है, एक्सेप्ट स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी या जो भी कह सकते हैं आप, उसमें रेफरेंस बॉडी की ही वैल्यू आती है। चलिए आगे चलते हैं 21। और ये क्वेश्चन बच्चों मैंने ये प्रीवियस ईयर से नहीं उठाया है, अगर मैं आपको सच बताऊं, ये क्वेश्चन मैंने जहां से भी लिया है और ये प्रीवियस ईयर में मेरे को दिख रहा था आज। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। अब देखो इसमें इतनी बात हो गई है, आप समझ सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखें, इसमें क्या लिखा है, क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट इन प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। तो भैया एक ही चीज होगी, एंगुलर मोमेंटम, एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता होगा L/2m, ये दोनों हमारी कांस्टेंट रहेंगी, ये नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगी, समझ रहे हैं। जो स्पीड है हमारी इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो कांस्टेंट नहीं रहती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसलिए हमारा इसका आंसर है एंगुलर मोमेंटम। आप कहेंगे सर इसमें स्पीड क्यों रही, भैया ये सैटेलाइट की प्रॉब्लम थी और ये प्लैनेटरी मोशन की प्रॉब्लम है, प्लैनेटरी में पूछा है पूरे, और इसमें सैटेलाइट के अराउंड घूम रहा है, तो सिर्फ सैटेलाइट का क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन कह रहे हैं सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इज इतना, अर्थ सरफेस इतना है, एंड एट द सरफेस ऑफ मास इज 4.0, ठीक हो गया। कह रहे हैं और 60 kg पैसेंजर गोज फ्रॉम अर्थ टू मास इन अ स्पेसशिप मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो गया, नेग्लेक्ट ऑल अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई। आगे कह रहे हैं विच पार्ट ऑफ फिगर अपसेंट, अच्छा फिगर था इसमें, इसमें कह रहे हैं विच पार्ट ऑफ फिगर ए बेस्ट रिप्रेजेंट द वेट ऑफ द पैसेंजर एज द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसमें फिगर ही नहीं है अभी तो फिलहाल, वैसे इसका फिगर मैं आपको बताऊं, 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये देख 2 बार कहीं पूछा भी गया है, नीट में भी आ गया है, जेई में भी आ गया है, और आपका बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये रहा बच्चों इसका फिगर, सॉरी फॉर वो थोड़ा सा ये इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपने देख भी लिया होगा कहीं PYQ में क्वेश्चन। ये वेट है आपका और ये टाइम है, ऐसे आपको डायग्राम दिया है, ये आपको A दिया है और ये आपको B दिया है, ऐसे B दिया है ये, और ये आपको C दिया है ये वाला, और ये आपको यहीं से निकलते हुए D दिया है। ये जो कट कर रहा है बच्चों ये आपका 600 न्यूटन है सबसे ऊपर, और ऐसे डंडे बना के 200 न्यूटन, और ये टाइम दिया है। अब इसमें आपसे कह रहे हैं कि बेस्ट क्या होगा, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है, अगर आपको पता होगा 1/r² करता है। अब यहाँ पर जो हमारा नेट फोर्स होगा, या आप ये कह सकते हैं जो अपेरेंट वेट होगा पैसेंजर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो तो हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व में होगा। तो अगर आप अर्थ और मास के बीच में देखो, एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बॉडी का क्या होगा, इक्वल अपोजिट होगा। तो इसका मतलब है अपेरेंट वेट कितना होगा, 0 होगा, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो इन चारों कर्व में आप देखिए कि कौन सा ऐसा है जो 0 दिखा रहा है लेकिन नेगेटिव नहीं दिखा रहा। तो देखो A में तो 0 है ही नहीं, ये तो कट गया, B भी नहीं होगा। अब C और D, देखो C में कट रहा है, यहाँ पे C 0 हो सकता है लेकिन C नेगेटिव भी जा रहा है, सॉरी D, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्या कहा मैंने,
जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो वेरी करता है 1/r²। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा अपेरेंट वेट है या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है पैसेंजर का, टाइम के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता, होगा क्या, कर्व होगा, क्योंकि चेंज हो रहा है ना। g/r² का जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे ही तो बनता है भैया, आपने देखा होगा कई बार ऐसे ग्राफ बनता है। तो स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, बचे BCD। अब BCD में आप देखेंगे कि जो हमारा अर्थ और मार्स के बीच में एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहां पर दोनों का फोर्स क्या होगा, इक्वल अपोजिट, क्योंकि आपने पढ़ा है दो मास के बीच में क्या लाई करता है, न्यूट्रल पॉइंट। तो इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर दोनों का फोर्स इक्वल अपोजिट होकर कट जाएगा, अपेरेंट वेट 0 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो बी में तो 0 की कंडीशन फॉलो ही नहीं हो रही, बी कट गया, तो सी और डी बचा। सी में देखो 0 हो रहा है, डी में भी 0 हो रहा है, लेकिन डी में नेगेटिव भी हो रहा है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। आपने कभी ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव देखा ही नहीं होगा, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आ गया है, PMT में आ गया है, नीट में आ गया है, तो आप ये याद रखना कि जो लाइन टाइम एक्सिस को टच कर रही है वो 0 हो जाएगी, वो वेट 0 दिखाएगी। 23 कह रहे हैं कि लेट V एंड E बी ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल एट डिस्टेंस r फ्रॉम द यूनिफॉर्म स्फीयर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यह आपने क्वेश्चन देखा ही होगा कई बार, और आज हमने इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर दिए हैं। तो बच्चों इसमें कह रहे हैं द प्लॉट ऑफ V अगेंस्ट R इज डिसकॉन्टिन्यूस। जो हमारा V का R से प्लॉट है वो डिसकॉन्टिन्यूस है, और B E का R से भी डिसकॉन्टिन्यूस है। तो ऑप्शन सी सही है, बी वाला ही करेक्ट है। देखो होता क्या है, ए इनकरेक्ट इसलिए है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है इनसाइड द सेल, मैं सेल ही बना लेता हूँ, ये एक सेल है मान लो, इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो होता है Gm/r। r क्या है, इसकी रेडियस है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो ये पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0 की तरफ जाता है। ये पोटेंशियल कहाँ को जाता है, 0 की तरफ जाता है, ठीक। और वहीं पर बात करें ग्रेविटेशनल फील्ड की, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है हमारा, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड होगा वो तो 0 होगा, ठीक है। और जैसे ही वो 0 आउटसाइड जाएंगे तो आउटसाइड वो जंप करके Gm/r² हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद वो धीरे धीरे डिक्रीज होकर इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा। तो ये वाला डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है, ये पूरा कॉन्टिन्यूस है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमारा डिसकॉन्टिन्यूस होता है और पोटेंशियल कॉन्टिन्यूस होता है। 24 कह रहे हैं कि टेक द इफेक्ट ऑफ बल्गिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स रोटेशन इन अकाउंट, कंसिडर द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा करेक्ट है? कह रहे हैं देयर आर अ पॉइंट आउटसाइड द अर्थ वेयर द वैल्यू ऑफ G इज इक्वल टू वैल्यू एट द इक्वेटर, ठीक है। आपसे कह रहे हैं जो वैल्यू ऑफ G है वो वैल्यू ऑफ G इक्वेटर पे सही हो गई, गलत बात है, तो पहला गलत। देयर आर अ पॉइंट आउटसाइड द अर्थ वेयर द वैल्यू ऑफ G इज इक्वल टू द वैल्यू एट द पोल। तो बच्चों जो हमारा, अच्छा ना 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 गलत हो गया, ये वाला ठीक है, ये वाला सही है। क्यों कह रहा है कि कुछ पॉइंट ऐसे होंगे अर्थ के बाहर जिसमें G की वैल्यू इक्वल होगी इसके इक्वेटर पे, ये तो ठीक है। ये गलत है, पोल वाला नहीं है। क्यों नहीं है? देखो जैसे आप मूव करते हैं पोल से मूव करेंगे G क्या होगा, इंक्रीज होता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं इक्वेटर टू पोल जाने में आप क्या करेंगे, पोल पे तो मैक्सिमम होता है ना, तो इंक्रीज करता है। और सरफेस पे जो G की वैल्यू हो मैक्सिमम है, जो G के अर्थ के सरफेस या पोल पे G की वैल्यू मैक्सिमम है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसके बाहर जाने में वो मैक्सिमम ही रहेगी, वो डिक्रीज होगी, ठीक है ना। इक्वेटर पे क्या होगी, मिनिमम होगी, तो वो इंक्रीज करेगी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे एजर्सन रीजन टाइप के क्वेश्चन है, और एजर्सन रीजन टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, चलो डिस्कस करते हैं इनको। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, पहला एजर्सन जो है कह रहे हैं कि अर्थ हैज एटमॉस्फेयर वेयर एज मून डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर। तो बात हमारी जो ये है वो सही है, अर्थ के पास हमारा एटमॉस्फेयर है तभी हम हैं, और मून के पास नहीं है। कह रहे हैं एस्केप वेलोसिटी ऑन मून इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू अर्थ। तो बच्चों ये भी ठीक है, तो पहले का सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आपको मैंने उसमें ये भी बताया है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, आप कमेंट करके लिखिए कि एटमॉस्फेयर की कंडीशन क्या है। हमारा किसी प्लेनेट पे एटमॉस्फेयर होगा, उसकी कंडीशन क्या है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अगर हमारा किसी भी प्लेनेट पे एटमॉस्फेयर होगा तो RMS की वैल्यू कम होनी चाहिए एस्केप से,
ये हमारे अर्थ के लिए होता है, लेकिन मून के लिए ये फॉलो नहीं होता है, मून के लिए आरएमएस ज़्यादा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 करें, एक पेंडुलम क्लॉक है, व्हेन टेकन टू माउंट एवरेस्ट बिकम फास्ट। देखो जो हमारा पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। ठीक है, तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो आप देखिए कह रहे हैं क्वेश्चन में कि पेंडुलम जब माउंट एवरेस्ट पे ले जाओगे तो फास्ट हो जाएगी। अब आप बताइए जब आप इसको माउंट एवरेस्ट पे ले जाओगे, ठीक है, तो हमारी जो जी की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ये बात तो आप समझ रहे होंगे। सरफेस से अगर हाइट ऊपर जाएंगे तो जी कम, नीचे आएंगे तब भी जी कम, तो जी हमारा लेस होगा माउंट एवरेस्ट देन इट्स वैल्यू ऑन सरफेस। जी कम होगा, अगर जी कम होगा तो टी बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है। और टी बढ़ने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड होता क्या है, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा है, तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा, अगर टी बढ़ रहा है इसका मतलब ये है जो कंप्लीट वाइब्रेशन कर रहे हो उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। टाइम ज़्यादा लगने का मतलब आपकी क्लॉक स्लो हो गई है, समझ रहे हैं। जी बढ़ा, आप ये सोचेंगे कि जी घटा टी बढ़ गया, टी बढ़ गया तो टाइम पीरियड बढ़ गया, ये गलत बात है। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब है उसको चक्कर लगाने में अब टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो घड़ी हमारी स्लो हो गई। तो पहला वाला जो हमारा इसमें है, इसमें जो पहला वाला है वो तो आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। फास्ट कहाँ होगी, स्लो हो जाएगी। दूसरा वाला जो है वो कह रहा है इज लेस, ये सही है, तो ए सही है, आर गलत है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं, दो स्टेटमेंट दिए हैं, कह रहे हैं कि अगर हम पोल टू इक्वेटर जाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ विदाउट एनी वेरिएशन इन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये तो वैसे ही गलत लग रहा है, मैग्नीट्यूड पे ही तो कहानी है, वो तो डायरेक्शन तो टुवर्ड द सेंटर होगी लेकिन मैग्नीट्यूड भी तो बदल रहा है, समझ रहे ना। पोल पे मैक्सिमम हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया। रीजन कह रहे हैं इक्वेटर डायरेक्शन ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर, तो रीजन तो सही है लेकिन एजर्सन गलत है। क्वेश्चन 4 कह रहे हैं, क्वेश्चन 4 जो है वो कह रहे हैं द कोमेट डू नॉट ओबे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, जो हमारे कोमेट है जैसे सैटेलाइट हैं वैसे ही वो कह रहे हैं कि ये हमारा प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप सोचिए जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है वो सही है, वो फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास इलिप्टिकल ऑर्बिट नहीं है। जिसके पास इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी वही केपलर्स लॉ को फॉलो करेगा, समझ रहे हैं भैया। अच्छा जी, क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं जो कुछ हमारे कमेंट्स होते हैं वो हमारे नॉन पीरियोडिक होते हैं और हाइपरबोलिक या पैराबोलिक पाथ में मूव करते हैं, तो इसलिए केपलर लॉ फॉलो नहीं करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 5 है आपका। क्वेश्चन 5 कह रहे हैं स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लेनेट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। बिल्कुल सही है। सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम प्लेनेट। तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ये भी सही है, दोनों सही है, समझ रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि टाइम पीरियड का स्क्वायर रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन भैया ये इसको फॉलो नहीं कर रहा। इसमें इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में कोई बात नहीं हुई है। तो जो हमारा क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 का जो हमारा आंसर होगा वो हमारा बी वाला होगा, समझ रहे हैं। सॉरी, अगर यहाँ पर टाइम पीरियड में हमें ये लिखा रहता है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा तब ये ए वाला में चले जाता। ये देखो दोबारा आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम ऑन ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज इंफिनिटी। कह रहा है जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का ऑन अ सैटेलाइट, किसी भी सैटेलाइट में, वो कितना है, कह रहे हैं इन्फिनिटी हो जाएगा, कह रहे हैं। ठीक है भैया, तो देखो बच्चों जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो होता है 2π√L/g। ठीक है, ये हमारा टाइम पीरियड होता है। कह रहे हैं कि किसी भी सैटेलाइट में, तो जब ये सैटेलाइट में होगा किसी, तो वेटलेसनेस कंडीशन फॉलो करेगा, और वेटलेसनेस में जी की वैल्यू होती है आपकी 0 और समथिंग 0 टी कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ये तो सही है। आगे कह रहे हैं तो टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g, तो √g के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन 6 का हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला। यहाँ पर देखो रीजन भी है और उसका एजर्सन भी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहे हैं कि पेंडुलम फॉल्स फ्रीली देन इट्स टाइम पीरियड इज इन्फिनिटी। अगर आपका कोई भी पेंडुलम फॉल हो रहा है फ्रीली तो कह रहे हैं कि उसका जो हमारा टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। बिल्कुल सही है। फ्री फॉलिंग बॉडी हैज़ एक्सेलरेशन इक्वल, हाँ ए की वैल्यू जी ही होगी। तो हमारे यहाँ पर जो एजर्सन और रीजन है दोनों ट्रू हैं, लेकिन एक बात आपको बता दूं ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर पेंडुलम की बात हो रही है, यहाँ पर फ्री फॉल की बात हो रही है, तो रीजन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। ठीक है, देखो पेंडुलम नीचे गिर रहा है ना, तो वेटलेसनेस कंडीशन में रहेगा और वेटलेसनेस में जी हमारा 0 होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे अलग अलग स्टेटमेंट है। देखो ना, पहली बात है एजर्सन सही है या रीजन गलत है, इसमें आप डिसाइड करो। तो दो ऑप्शन तो यही होंगे। दूसरा ये है एजर्सन और रीजन सही हैं दोनों, क्या वो एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं या नहीं। तो आप देखो ना किसके बारे में बात हो रही है। जैसे मैंने आपसे कहा आज बारिश नहीं हुई, समझ रहे, मैंने ऐसे आपसे कहा आज बारिश नहीं हो रही, उसका मैंने रीजन ये लिखा श्याम नहीं आया, तो गलत है। दोनों हो सकता है श्याम भी नहीं आया बारिश भी नहीं हुई, दोनों सही है, लेकिन रीजन हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे। अगर मैं लिखता आज बारिश नहीं हुई आज बारिश हुई, उसके रीजन में लिखता क्योंकि मानसून आ गया, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर फिर दोनों सही हो जाएंगे। तो वैसे यहाँ एक पेंडुलम के बारे में बात हो रही है, एक फ्री फॉलिंग के बारे में बात हो रही, तो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 क्या कह रहे हैं देखते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहे हैं हमारे बच्चों कि जो हमारा रेशियो है इनर्शियल मास टू ग्रेविटेशनल मास, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। देखो अभी भी हमने इसको डिस्कस किया था, हमने कहा था जो इनर्शियल मास है और वो मास है मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होते हैं, तो रेशियो 1 हो जाएगा। इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास ऑफ ए बॉडी आर इक्विवेलेंट, तो ये भी सही है। अब देखो यहाँ पर रेशियो 1 है ना, तो नीचे उसका रीजन दिया है कि इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा कि लीनियर मोमेंटम ऑफ ए प्लैनेट डज नॉट रिमेन कंजर्व। देखो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता है, एंगुलर रहता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन इट, तो भैया ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसीलिए तो नहीं हो रहा है ना, तो इसका भी ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका A satellite moving in a circular orbit around the earth has an energy E and potential energy is -E। देखो कितनी यहाँ पर जो ये एजर्सन लिखा है कितना गलत लिखा है, मैंने आपको दोनों एनर्जी बताई है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट ऑफ ए पॉइंट इतना, तो भैया ये तो सही है, रीजन सही है, एजर्सन गलत है। क्यों कह रहे हैं कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, इसको होना कितना चाहिए था, अगर टोटल एनर्जी आपकी टोटल एनर्जी E है तो पोटेंशियल एनर्जी होना था -2 टाइम E, इन्होंने E लिख दिया, तो डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 11 कह रहे हैं फॉर अ प्लैनेट ऑर्बिटिंग अराउंड सन एंगुलर मोमेंटम लीनियर स्पीड काइनेटिक एनर्जी चेंज विद टाइम बट एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, बिल्कुल सही है। दूसरा नो टॉर्क इज एक्टिंग ऑन रोटेटिंग प्लैनेट सो इट एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, ये भी सही है। तो पहला ऑप्शन ये, क्योंकि यहाँ पर रेडियल फील्ड होता है, रेडियल फील्ड मतलब F × FR और वेक्टर प्रॉपर्टी से ये कितना आ जाएगा 0, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट। इफ अर्थ सडनली स्टॉप, अगर अर्थ सडनली मान लो स्टॉप हो गई, देन वैल्यू ऑफ G विल बिकम सेम एट ऑल प्लेस। अब आप बताइए अगर हमारे अर्थ रोटेशन करना बंद कर दे, रुक जाए, तो जो वैल्यू ऑफ G है उसमें चेंज आएगा। देखो उसमें कोई चेंज क्यों आएगा, सेम ही तो रहेगी ना, तो ये तो बिल्कुल सही है। द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड ऑन द रोटेशन ऑफ अर्थ, जो G की वैल्यू है वो कह रहा है कि डिपेंड करेगा रोटेशन पे, समझ रहे हैं, किस पे डिपेंड करेगा, रोटेशन पे करेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, गलत है। और अदर फैक्टर भी तो हैं, रोटेशन ही थोड़ी है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेंगे। अगर ऊपर वो क्या कह रहे हैं कि नहीं करेगा, नीचे ये, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला एजर्सन, ठीक है, सेम हो जाएगा। अगर वो कह रहा है डिपेंड्स अपॉन रोटेशन ऑफ अर्थ। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं जनरली द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द अर्थ इज पैराबोलिक बट इट इज एलिप्टिकल फॉर प्रोजेक्टाइल गोइंग टू वेरी लार्ज हाइट।
ठीक है, तो 13 में जो ये एजर्सन है ये बिल्कुल सही है बच्चों। अब इसके बारे में बात करेंगे। कह रहे द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। बताइए ये बात आपको क्या लग रही, सही हो सकती है? देखो इंडिपेंडेंट कैसे हो जाएगी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये गलत है। फोर्स पे तो डिपेंड करेगी ना। अब देखो बच्चों होता क्या है ना, पाथ की कुछ कंडीशन होती है, ग्रेविटेशनल पाथ की कुछ कंडीशन होती हैं कि हमारा पाथ कैसे बनेगा, एलिप्टिकल बनेगा या हमारा पाथ आपसे पूछा जा सकता है कि सर्कुलर बनेगा। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। देखो जो हमारा कंडीशन है वो ये है, जैसे आप किसी को भी ऑर्बिटल स्पीड से भेजते हैं, किसी भी सैटेलाइट को ऑर्बिटल से भेजेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी से, तो पाथ सर्कुलर बनता है। लेकिन जैसे ही आप किसी को ऑर्बिटल से ज़्यादा देंगे लेकिन एस्केप से कम देंगे, तो उस केस में जो हमारा पाथ बनता है वो एलिप्टिकल बनता है। ठीक है, लेकिन अब देखो अगर आप किसी को एस्केप से ज़्यादा दे दो या एस्केप के बराबर दे दो, तो फिर पाथ अगर ज़्यादा दे दोगे हाइपरबोलिक बन जाएगा, उसके इक्वल रखोगे तो पैराबोलिक बन जाएगा। ठीक है, तो इसका ए सही है। 14 क्वेश्चन, ए पेंडुलम इज सस्पेंडेड इन अ लिफ्ट एंड लिफ्ट इज फ्री फॉलिंग फ्रीली देन इट्स टाइम पीरियड बिकम इन्फिनिटी। कई बार हम कर चुके हैं, ए यहाँ पे जी हो जाएगा, जी वन समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी, पहला सही है। फ्री फॉलिंग बॉडी हैज एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ रहे हैं, जो फ्री फॉलिंग है वो कह रहा है कि फ्री फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन ए जी के बराबर हो जाएगा, तो इसका ए सही है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इनर्शियल टू ये मास, ये भी हमने रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये सही है और इसका रीजन भी सही है, ये ए सही हो गया। ठीक है भैया, तो भैया ये आज के हो गए हमारे। अब मैं आज इतना ही करा रहा हूँ, मैचिंग टाइप फिर कभी हम करेंगे, थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही बच्चों, और फिर स्टार्ट करेंगे हम। ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन तो टाइप थे लेकिन थोड़ा सा आज नहीं कर रहे हैं इनको, फिर करेंगे कभी। मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक अगर चैनल पे नए हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ये देखता हूँ मेरे चैनल पे पहले लोग आते हैं फिर उसको अनसब्सक्राइब करके जाते हैं। यार आप सब्सक्राइब ही मत करो ना, ऐसा लगता है आप जुड़ गए हैं फिर आप चले जाते हैं। चलिए ये तो आपकी मर्जी, हम ज़बरदस्ती किसी से नहीं कर सकते हैं। हमारा काम है कंटेंट बनाना और आपका डिलीवर करना। उन बच्चों तक मुझे पहुंचना है जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, जो बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, टैलेंट बहुत है लेकिन उनकी मजबूरियां हैं, तो उन तक मुझे पहुंचना है। आशा करता हूं कि आप मेरे को उन तक पहुंचने के लिए बहुत जल्दी पहुंचाएंगे आप उन तक, और मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी वर्क एनर्जी एंड पावर की नीट 1 शॉट करेंगे और उसके बाद फिर उसकी थ्योरी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।